नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बुजुर्ग महिला का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये माता जी अपने पूर्व जन्म के इस प्रतिगमन के माध्यम से जान पाई थी कि अपने पूरे जीवन भर इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद, इतनी ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करने के बावजूद, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये क्यों अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाई, क्यों इनको छोटी मोटी नौकरियां ही करना पड़ा, जबकि ये अच्छी नौकरी पालें इस चीज़ को लेकर के थोड़े अपने जीवन के अंदर ऑब्सेस्ड भी थी। काफ़ी इन्होंने मेहनत करी। दोस्तों, आज माता जी लगभग 62 वर्ष की आयु की है। माता जी ने उस ज़माने में पीएचडी की पढ़ाई करी, पीएचडी का ऑनर प्राप्त किया, जिस ज़माने में अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास भी होता था, अरे कुछ केसेस के अंदर तो 8वीं पास भी होता था, तो भी उनको सरकारी नौकरियां मिल जाया करती थी। उस जमाने में इन माता जी ने पीएचडी किया, लेकिन फिर भी कोई भी ढंग की नौकरी इनको नहीं मिल पाई। इनके जीवन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने इनकी मानसिक स्थिति को वैसा बनने ही नहीं दिया। मतलब इनको इस प्रकार की प्रताड़ना इनके जीवन के अंदर दी कि कभी ये नौकरी कर पाए ढंग से कहीं पर इंटरव्यू दे पाए, उसकी कैपेबिलिटी इनके अंदर जैसे ख़त्म कर दी थी। इतना ज़्यादा इनको उलझा करके रखा हुआ था। तो दोस्तों, क्या था इनका एक कार्मिक अकाउंट, इनके पीएलआर से इनको पता लगा था। तो जब माता जी ने हमें पीएलआर कराने के लिए अप्रोच किया, इन्होंने ऐसा बताया कि आज के समय में ये एक विडो हैं। इनके पति हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है और इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां विवाहित हैं। अपने बचपन के बारे में इन्होंने थोड़ा हमारे को बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि ये अपने घर में अपने माता पिता के 3 बच्चे थे, 1 भाई और 2 बहनें। बताती हैं कि इनके पिताजी नौकरी किया करते थे, लेकिन वो कोई बहुत छोटी मोटी नौकरी थी, जिसकी वजह से बचपन से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना इनको करना पड़ा। क्योंकि इनको इस आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, तो इन्होंने पढ़ाई को अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करने के लिए, कामयाब होने का जरिया बनाया। इन्होंने सोचा कि अगर मैं अच्छा पढ़ लिख जाऊंगी मेहनत करके, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो अपने जीवन को मैं सुधार पाऊंगी। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि शायद वो समय था जिस समय ये अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। इनके जो भाई हैं, इनके परिवार में सबसे बड़े इनके भाई हैं, उसके बाद इनकी एक दूसरी बहन है और फिर ये आती हैं। तो फिर ये कुछ ऐसा बताती हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनके भाई की जब नौकरी लग गई और जब वो थोड़ी उन्होंने तरक्की कर ली, तो उन्होंने घर के अंदर कुछ ऐसा बताया कि मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, एक कन्या को पसंद करता हूँ, और इनके घर के अंदर जैसे मायूसी का माहौल छा गया। तो इनके बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारी नज़रों में हमारे भाई जैसे बुरी तरह से गिर गए। हमने इनसे कहा कि माता जी, ऐसी कौन सी बात हो गई थी, वो किसी को पसंद करते थे, तो इसमें गिरने वाली क्या बात है। तो माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये वो ज़माना था जिसमें ये बात होना तो दूर की बात है, सोचना भी उसको पाप माना जाता था। तो हमारे माता पिता ने उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया भाई से, और कहा कि तुम ये नहीं करोगे। उनके साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, कुछ ऐसी बात होने लगी कि तुम्हारा रिश्ता हम कहीं और अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने उसके अंदर अपनी मर्जी से करेंगे। तो ये बताते हैं कि शायद ये 18-19 वर्ष की आयु की रही होंगी उस समय पर। तो इनके भाई ने ऐसा निर्णय लिया कि उसने अपना घर छोड़ करके जिस कन्या को वो प्रेम करता था, उसके साथ भाग करके विवाह कर लिया। ये बताते हैं कि जब उसने भाग करके विवाह कर लिया, तो पूरे समाज में, गली मोहल्ले वाले लोगों ने हमें अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। हमारे माता पिता और हम पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर चले गए, और भाई अपने जीवन के अंदर जाकर के, नौकरी उसको मिल गई थी, वो भी पढ़ा लिखा था, तो कहीं वो जाकर के अलग सेट हो गया। और फिर 17 लंबे वर्षों तक इन्होंने अपने भाई को और अपनी भाभी को नहीं देखा, उनसे नहीं मिले। ये बताते हैं कि जब इनके भाई ने विवाह कर लिया था, तो कई सारे इनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने इंटरवीन किया,
उनके इंटरवेंशन से उन्होंने कहा कि अरे भाई ठीक है, कर ली शादी, अब माफ़ कर दीजिए आप उसको। अ, तो ये बताती हैं कि लेकिन मेरे माता पिता मेरे भाई को बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको अपने घर में एंट्री देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि माता पिता डिप्रेशन में चले गए, हम भी डिप्रेशन में थे, तो हमारी शादियां नहीं हो पाई बहुत लंबे समय तक। फिर ये बताती हैं कि कुछ वर्षों बाद, 4-5 वर्षों बाद जाकर के कुछ ऐसा हुआ कि इनके माताजी थोड़े स्टेबल हुए। उन्होंने फिर एक लड़के को देखा इनके लिए, और अरेंज मैरिज के तहत इन्होंने उस लड़के से इनका विवाह करा दिया। दोस्तों, इस विवाह के बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस चीज़ को टच बेस करना चाहते हैं कि अपने भाई को ये माताजी बहुत बड़ा दुश्मन समझ रहे थे। मतलब एक नेगेटिव इमोशन इन्होंने अपने भाई के लिए अपने मन में रखा हुआ था। ये कह रहे थे मेरे भाई की गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे भाई अगर वो स्टेप ना लेता तो हमारी शादियाँ ठीक जगह हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने थोड़ा माताजी को रोक करके उनको अपनी तरफ से जो हमारी समझ है उसके अनुसार गाइडेंस दिया कि देखें, जिसने आपके जीवन में जैसे आना होता है वो तो आ ही जाता है। जिनसे हमने अपने हिसाब किताब ख़त्म करने के लिए मिलना होता है वो हमारे को मिल ही जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपका भाई एक समझदार व्यक्ति था, उसने अपने घर में बताया ना कि मैं पसंद करता हूँ, पढ़ा लिखा था, है ना, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, और आपके माता पिता ने देखे बिना ही मना कर दिया। मैं मानता हूँ कि उस समय पर समाज के अंदर उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्या ये सोचते हैं कि जहाँ पर उसका मन था उसको छोड़ करके वो एक ऐसी कन्या से विवाह कर लेता जिसको वो जानता तक नहीं है? और वैसे तो देखिए अरेंज मैरिजेस होती हैं, आज भी होती हैं, लेकिन एक वो है ना कि वो व्यक्ति तो पहले से उस फ्रेम ऑफ माइंड में था ना कि भाई मैं इनको समझता हूँ, इनको जानता हूँ, इस कन्या के साथ मैंने पढ़ाई करी, उसका मन था उसके अंदर। और अगर वो छोड़ करके कर लेता तो वो लड़की के साथ भी कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती, क्योंकि उसको भी कुछ कमिटमेंट्स किए होंगे उन्होंने, और उसके साथ साथ जिसके साथ वो विवाह करते हैं, ऐसे केसेस में ये भी होता है कि फिर उनके साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मन तो फिर भी कहीं और लगा हुआ होता है, और फिर ये चीज़ें आगे चल करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक इमोशनल कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेती हैं। तो हमने माता जी को थोड़ा यहाँ पे समझाया कि देखिए माता जी, उसने आपका कुछ बुरा नहीं किया, ना ही उसने कुछ भला किया, उसने अपने बारे में सोचा कि भाई ये है। अब यहां पर मान लीजिए वो आपकी बात मान लेता तो शायद उसकी जिंदगी खराब हो जाती। तो उसने चाहा तो नहीं होगा कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए, आपका भला ही चाहा होगा, लेकिन वो अपने जीवन को खराब करके इस बेसिस पे शायद आप लोगों की जीवन बनाने का वो नहीं सोच रहा होगा। तो उसने अपना किया, अपने बारे में सोचा, तो मतलब वो ना अच्छा है ना बुरा है, इसको न्यूट्रल रिलेशन आप लेकर के चलें, उसके लिए आप संकल्प नहीं चलाएं, क्योंकि जो आपके जीवन के अंदर आया वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का प्रतिफल था, और आगे चल करके ये माता जी को रियलाइज़ भी हुआ अपना पीएलआर करा करके। तो फिर इन्होंने बताया कि जिस पुरुष से इनके माता पिता ने उनको विवाह कराया वो एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड किस्म का इंसान था, जिसको एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों के इमोशन से, दूसरों की तकलीफ से, दूसरों के दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसको केवल यह पता था कि उसको क्या चाहिए, और अपने इसी एटीट्यूड के चलते ये माता जी बताती हैं कि इनके जो पति हैं वो इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया करते थे, और जिस समय वो मारपीट नहीं भी किया करते थे तो इमोशनली और मेंटली इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। ये बताती हैं कि भैया, ये जब मैंने ग्रेजुएशन ही करी, ग्रेजुएशन कर करके विवाह कर लिया, तो पहले मुझे लगा कि पहले हम डिप्रेशन में चले गए, तो किसी नौकरी की तरफ प्रॉपर किसी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाई। कहाँ मैंने इतने सपने देखे थे कि पढ़ लिख लूँगी तो कुछ अच्छा बन जाऊँगी, तो तब भी अप्लाई नहीं किया। उसके बाद पति मिला तो पहले ही दिन से जो है उसने मारपीट शुरू कर दी, मेंटल टॉर्चर, हैरेसमेंट शुरू कर दिया, और फिर विवाह होते ही कुछ ही समय में जो है ये प्रेग्नेंट भी हो गए, और अगले 2-3 वर्षों के अंदर जो है इन्होंने 2 कन्याओं को जन्म भी दे दिया। तो अभी जब 2 कन्याओं को इन्होंने जन्म दे दिया था, तो उसके बाद एक क्या होता है कि एक महिला जो होती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो एक तो फिजिकली भी थोड़े वीक हो जाते हैं पहले से, क्योंकि अपने एक शरीर में से दूसरा शरीर बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जो पहले एनर्जी होती है
कुछ केसेस के अंदर मेंटेन कर पाती हैं माताएं बहनें, जो अच्छी बात है, लेकिन मतलब काफ़ी टोल आता है शरीर के ऊपर ना, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते आप, तो थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है। और फिर ऐसा समय जब फिर मारपीट भी हो रही है उनके साथ, है ना, वो वहाँ से भी। तो ये बताते हैं कि शादी के पहले का भाई का धक्का था, उस डिप्रेशन में थे। उसके बाद फिर शादी के बाद मारपीट, तो उसके डिप्रेशन में रही। फिर 3-4 साल ये बताती हैं कि ऐसा हुआ, 2 बेटियां हो गई। लेकिन फिर ये बोलती हैं कि भाई मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, और अपने पति को ये छोड़ करके आ गई। पति को छोड़ करके इन्होंने अपने माता पिता के घर में आ गई। और फिर ये बताती हैं कि फिर से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और मास्टर्स करी। मास्टर्स करने के बाद इन्होंने अपनी पीएचडी करी। और जब ये मास्टर्स और पीएचडी कर रहे थे और जब ये वाला समय था, तो इन्होंने बताया कि मैं छोड़ करके आ गई थी, और मेरे पति ने, जब 1.5 साल हो गया था मुझे छोड़ करके आए, मेरे पति ने मेरे ऊपर एक केस डाल दिया। अब इन्होंने पूरा तो एक्सप्लेन नहीं किया किस चीज़ का केस डाला, लेकिन इन्होंने पति ने कुछ ऐसा केस डाल दिया कि ये गहने वगैरह लेकर के भाग गई है, कुछ इनके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगा करके, क्योंकि इन्होंने तो कुछ फाइल किया नहीं था, बस छोड़ करके आ गए थे। तो इनको परेशान करने के लिए इनके ऊपर केसेस डाल दिए। तो ये बताते हैं कि भाई मैंने मास्टर्स भी किया, पीएचडी भी किया, लेकिन फिर मैं कोर्ट केसेस से उलझती रही, धक्के खाती रही। छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे उनको भी पाल रही थी और धक्के भी खा रही थी। फिर ये बताते हैं कि भाई चलो, फिर वो हुआ, मेरी पीएचडी भी हो गई। और फिर अगले 8 सालों में इनके पति से डिवोर्स हो गया। अब ये बताती हैं कि जिस समय मेरे पति का मुझसे डिवोर्स हो गया, तो उस समय वो वही समय था जब मेरे भाई को 17 वर्ष हो चुके थे घर को छोड़ करके जाए हुए को। ये बताती हैं कि फिर ये समय आया कि भाई हमारी भाभी के साथ, अपने बच्चों के साथ हम लोगों से मिलने के लिए आया। उसने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया और आकर के फिर वो जो हमारा साझा घर था मम्मी पापा का, उसके अंदर रहने लगा। तो तब तक कुछ ऐसा हो गया था कि फिर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो वापस आ गया, तो फिर ये बताती हैं कि इनके भाई ने कहा कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन को जियोगे, तो कैसे करना है अपनी लाइफ को। और ये बताती हैं कि उसी समय में जब केस ये जीत गए, इनका डिवोर्स हो गया, तो उसके लगभग 6 महीना 1 साल बाद इनके जो पति हैं वो दोबारा से इनके घर का चक्कर लगाने लगे। कहने लगे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, जिस समय केस चल रहा था उस समय भी जब वाद विवाद होता था, तब भी पति गाली गलौज करते थे, तब भी बुरा भला बोलते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मैंने उनका एक अचानक से बिल्कुल बदला हुआ रूप देखा। अरे मैं ऐसा ही तो व्यक्ति चाहती थी कि भाई ऐसे मुझे जो है प्रेम करे, मेरा पति मेरे से प्रेम से बात करे। तो जब उनका पति का बदला हुआ रूप देखा, काफ़ी उनके पति परस्यू करने लगे, और लगभग उसी समय पर इनके जो भाई हैं वो भी वापस आ गए थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके भाई ने तो इनके पति से डील नहीं किया था, तो पति ने इनके भाई को परस्यू करना स्टार्ट किया और कहना शुरू किया कि नहीं, अपनी बहन को बोलो कि दोबारा हम अपना घर बसा लेते हैं। अच्छा, अब ये समय था दोस्तों जब इनकी जो बेटियां हैं वो बड़ी हो गई थी। अभी एक बेटी जो है 15 साल की थी, और दूसरी वाली बेटी जो थी वो थोड़ा उनसे कम उम्र की थी। तो इनकी दोनों बेटियां जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो इनके भाई ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, पति है तुम्हारा। तो इन्होंने क्या गलती करी, ये इस ट्रैप में आ गई, और इन्होंने अपने उसी पति के साथ, जिसके साथ इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे टॉर्चर के बाद इन्होंने तलाक लिया था, उनके साथ इन्होंने री मैरिज कर ली। दोस्तों, री मैरिज करके जब ये अपने ससुराल पहुंची, तो इनको पता चला कि जो इनकी सासू माँ हैं उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया है। उनका जो पूरा शरीर है वो पैरालाइज हो चुका है। इनको ऐसा कहा गया था कि भाई तुम अपनी नौकरी कर पाओगे, भाई जो तुम करना है कर लो, बस मेरे साथ घर बसा लो, वापस आ जाओ। लेकिन ये वापस गए तो इनको ऐसा समझ में आया कि जब तक इनके पति की जो माता जी हैं वो चलते फिरते थे, तो वो उसको रोटी खिला रहे थे, रोटी पका करके खिला देते थे, उसको रोटी मिल रही थी। लेकिन माता जी पैरालाइज हो गए, तो उसके बाद इनके पति को बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने दोबारा से इनके साथ विवाह कर लिया था। तो स्कैम के अंदर ये फंस गए। फिर ये बताते हैं अगले कई वर्षों तक मैं जो अपनी हमारी पैरालाइज जो मेरी सास हैं उनको मैं संभालती रही। चलो, उनको संभालना तो कोई बात नहीं है, भाई किसी के घर में भी
परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बताती हैं कि भाई लेकिन षड्यंत्र करके लाया गया ना, एक्चुअली में तो प्रेम नहीं था, एक्चुअली में तो माँ पैरालाइज हो गई थी, इसलिए मुझे लाया गया था। और ये बताती हैं कि शादी करके मैं आई तो पहले महीने में ही, मतलब कुछ समय के बाद ही, हफ्ता 10 दिन ही काटे होंगे इनके पति ने, फिर से उन्होंने अपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब ये बोलती हैं कि मैं फिर क्या करती, अब दोबारा तलाक लेती, क्या करती, तो मैंने सोचा इसको अपना फेट समझ करके वो कर लेती हूँ। तो पति जो इनके ऊपर टॉर्चर करते थे, ये बता रही थी चलो मेरे साथ तो जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन जो इनकी छोटी वाली बेटी है, ये बताते हैं कि वो सीरियस डिप्रेशन के अंदर चली गई, सीरियस डिप्रेशन के अंदर। वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि जिस पिता का चेहरा देख के, क्योंकि उसने पहले तो ठीक से देखा नहीं था अपने पिता को, वहाँ बहुत कम उम्र में अलग हो गई थी, कि भाई जो सपने संजो करके वो आई थी कि अब मुझे अपने पिता का प्यार मिलेगा, 10 दिनों के बाद ही वो जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए, सब कुछ धराशायी हो गया और बेटी सीरियस डिप्रेशन के अंदर चली गई, बहुत ज़्यादा घबराने लगी, डरने लगी छोटी छोटी बातों से। हमेशा ये बताती हैं, हमेशा इनकी बेटी जो है वो डिप्रेशन के अंदर रही। फिर आगे बताते हैं कि आगे चल कर के इनको ये बात पता लगी कि इनके जो पति हैं उनको बायपोलर डिसऑर्डर है। दोस्तों, बायपोलर डिसऑर्डर के कई सारी किस्में होती हैं, लेकिन ये जो इनके पति को बायपोलर डिसऑर्डर था, उसके अंदर मतलब इंसान ना मेनियाक हो जाता है एक तरीके से, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाता है चीज़ों से बहुत ज़्यादा, और मतलब ओवर रिएक्ट करता है चीज़ों पे ना बायपोलर के अंदर व्यक्ति। और इनका जो ओवर रिएक्शन था वो गुस्सा करने का ओवर रिएक्शन था, तो ज़रा सा कुछ बोला तो मारपीट करेंगे, गुस्सा करेंगे। और बायपोलर के अंदर ये होता है कि इंसान अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो ये बात खैर इनको पहले नहीं पता थी, बाद में इनको पता चला। और ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि मेडिकल टर्म्स में इसका कोई इलाज नहीं है, और सामने से व्यक्ति आपको लगेगा कि बस ऐसे गुस्से वाले हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा इनको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली में कई सारे केसेस के अंदर वो इस प्रकार की मानसिक रोगी होते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति से अपने जीवन में गुजर रहे होते हैं। तो ये तो अभी तक का किस्सा था। तो जैसे तैसे करके इन्होंने बच्चियों को बड़ा किया, अगले कुछ साल काटे। फिर ये बताती हैं कि इनकी बेटी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, तो इनको लगा कि अब मुझे अपनी बेटी का जीवन सुधारना है, जिसकी वजह से इनको एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया। जो बच्ची डिप्रेशन में रह रही थी, अब इनके हाथ में, कहते हैं मेरे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं होते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं, तो इनको जो ब्रिलियंट आइडिया आया वो ये आया कि मैं अपनी बेटी की शादी करा देती हूं। ये बताते हैं कि जब मैंने बेटी की शादी कराई, तो बेटी की शादी करा देने के बाद वो इस माहौल से तो चली गई। तो पहले वो बहुत डरा करती थी, बहुत ज़्यादा सहमी रहती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद ये बताती हैं कि इनकी बेटी का जो बिहेवियर है बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया। मेरे लिए मेरे पति ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब उस बेटी के भी ये कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस प्रकार से इसके पिताजी गुस्सा किया करते थे, उसी प्रकार से इनकी बेटी इनके दामाद को और अपने बच्चों को गुस्सा करती है। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा करती है कि चीज़ें फेंक करके मारने लग जाती है। उसको बस ये चाहिए कि भी मेरे हिसाब से करो, मतलब बर्तन तक नहीं उठाती हैं, है ना, हाउसवाइफ हैं, बर्तन तक नहीं उठाती हैं, और वो चाहती हैं कि भाई सब लोग मेरी आवभगत के अंदर लगे रहें। अब माता जी ये बताते हैं कि बेटा जैसे तैसे करके इसकी शादी करी थी, इसकी शादी कर दी, तो उसके बाद पति की मृत्यु हो गई। अच्छा, पति की मृत्यु हो गई तो मेरे को लगा कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, हो गई है, मृत्यु हो गई, तो मेरे को सुकून मिलेगा जीवन के अंदर, इतना अत्याचार मैंने सहा। तो इन्होंने बताया कि फिर वहाँ पर बेटी के ड्रामे शुरू हो गए, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनकी बेटी जो है, उनके पति ने इनको ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मम्मा आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी को ये मानसिक रोग है। ये माता जी ऐसा बताती हैं कि बेटा शायद हम खुद ही इतना ज़्यादा डिप्रेशन के चंगुल के अंदर थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी को इस प्रकार की परेशानी होगी। हमें तो लगा था भाई डरती है, सहमती है, एक नए घर में जाएगी, नया माहौल मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगी। तो जैसे तैसे करके इन्होंने अपने दामाद को समझाया, तो कहती है दामाद बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन अब मुझे परमानेंटली अपनी इस बेटी के घर में रहना पड़ता है। जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का टॉर्चर मेरे पति मेरे साथ करते थे, उसी प्रकार का टॉर्चर पिछले कई सालों से अब मेरी वही बेटी मेरे ऊपर कर रही है, जिसका
जिसके लिए पता नहीं मैंने कितना त्याग किया होगा, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कहती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे सुकून से जीने दे, कुछ ऐसा हो कि बेटी ठीक हो जाए, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से माता जी इन सभी लोगों को अपने पास्ट लाइफ के अंदर खोजना चाहती थी, जानना चाहती थी कि इन सब का इन्होंने क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से इन लोगों ने इस जीवन में, इनके इस जीवन के अंदर आकर के इनको इतने बुरे दिन दिखाए। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि माता जी ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जाकर क्या देखा, क्या सीख इनको मिली, क्या गलती इनसे हुई थी। तो दोस्तों, अपने पूर्व जन्म के पहले दृश्य में इन माता जी ने ऐसा देखा कि जैसे इन्होंने एक कॉटन की साड़ी पहनी हुई है जो कि मटमैले से रंग की है, नंगे पैर एक कच्चे फर्श के ऊपर ये खड़ी हैं, और एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर इनको चारपाई पड़ी हुई नजर आ रही थी। जब इन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा तो बताया कि मैंने अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी हुई हैं, और जब उस कमरे में दीवार पर लगे हुए एक शीशे पर इनकी नजर गई तो इनको ऐसी स्मृति आई कि जैसे ये लगभग 70 वर्ष की आयु की कोई महिला है। इन्होंने ऐसा देखा कि जो घर है उसके अंदर एक खुला आंगन है, मीडियम से साइज का यह घर है जिसके अंदर खुले आंगन को लगते हुए 3 से 4 कमरे हैं। उस घर के अंदर इन्होंने इन्हीं की आयु के एक वृद्ध पुरुष को भी देखा, और जब इन्होंने उस वृद्ध पुरुष को देखा तो इन्होंने बताया कि मैं उनको बहुत ही गुस्से से देख रही हूं। तो हमने पूछा कि गुस्से से क्यों देख रहे हो। इन्होंने कहा कि ये कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं इनको कह रही हूं कि तुम कुछ काम धंधा कर लो, काम धंधा नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन जैसे ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और ऑब्वियसली इनको ये बात समझ में आ रही थी कि ये इनके जो हैं वो पति हैं। हमने पूछा कि माता जी, आप 70 वर्ष की आयु के खुद को देख रहे हैं, इतने बूढ़े व्यक्ति से आप कह रहे हैं कि काम पे जाओ, तो आपके कोई बच्चे नहीं है क्या। थोड़ी देर इन्होंने सोचा विचार किया, फिर इनको याद आया कि नहीं, मेरे 2 लड़के हैं। हमने फर्दर इनसे पूछा कि जो 2 लड़के हैं वो कौन हैं, क्या है, थोड़ा बताइए। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो लड़के हैं मेरी दोनों बच्चों से नहीं बनती है, तो वो मेरे यहाँ पे इधर घर के अंदर इधर नहीं रहते हैं, वो अलग कहीं रहते हैं। हमने इनसे कहा कि क्यों नहीं बनती, तो इन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों नहीं बनती है, मैंने तो हमेशा उनके भले के लिए ही कहा है। इसको भी कहती हूँ कुछ काम धंधा कर ले, बेकार पड़ा रहता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमारे को ऐसी वाइब आ रही थी कि जैसे ये जो माता जी हैं ये कोई बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की महिला हैं, जो कि कुछ होती है ना, कुछ माताएं बहनें होती हैं वो थोड़ा घर वालों के ना पीछे पड़ी रहती हैं, ये करो वो करो, कुछ वो ना भी कर रहे हो तो भी थोड़ा टोका टाकी ज़्यादा करती हैं कुछ बहनें। तो थोड़ा सा वैसा स्वभाव इनका फील हो रहा था। फिर इनको उस दृश्य में हमने भेजने का प्रयास किया जिसके अंदर इनके बेटे जो हैं वो इनको छोड़ करके जा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि जिस समय बच्चे हमें छोड़ करके गए तो मैं लगभग 30 वर्ष की या 30 से 40 वर्ष की आयु की थी, और उस समय लड़के जो थे वो दोनों 20 साल के थे, एक 20 साल का एक 19 साल का, और दोनों लड़के जो हैं वो लगभग एक ही साथ घर को छोड़ करके चले गए थे, और वो दोनों भी बड़े गुस्से में घर को छोड़ करके जा रहे हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फर्दर इनसे हमने पूछा कि भैया आप ऐसा क्या करते हो कि इतने गुस्से में वो जा रहे हैं, चीज़ें पटक के जा रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, और गए तो फिर आए नहीं, तो चक्कर क्या है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं कभी कभी मिलने आते हैं, लेकिन अपने बाप से ही मिलते हैं आकर के, मतलब ठीक है मुझसे भी मिलते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं, कभी त्यौहार पे आकर शक्ल दिखा गए, रहते नहीं हैं यहाँ पे, हमारी आते भी हैं तो ज़्यादा मेरी बात नहीं होती है।
तो फिर हमने इनसे जैसे कई बार पूछ किया कि नहीं याद करो आपने क्या किया था, तो इनको ऐसा एक दृश्य नजर आता है कि अभी जो इनके बच्चे हैं वो 8 से 10 वर्ष की आयु के हैं। एक बेटा 8 साल का, एक बेटा 10 साल का है। और ये कहती हैं कि मैं एक बहुत ही मोटे डंडे से उन दोनों की बुरी तरह से पिटाई कर रही हूं और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो हमने कहा कि क्यों गुस्सा आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये खेलते रहते हैं। तो अगर ये खेलते हैं तो मुझे लगता है कि खेलने से बढ़िया पढ़ाई कर लो। वहां पे इन्होंने बताया कि जो इनके पति हैं वो कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं और जिससे बड़ी मुश्किल से घर का जो है भरण पोषण होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी ऐसी कोई छोटी मोटी नौकरी करें। मैं चाहती हूं कि ये पढ़ लिख कर करके बड़े अफसर बने, बड़ी नौकरियां करें। तो ये पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जैसे अपनी महत्वाकांक्षा अपना, क्या देखिए हर माता पिता चाहता है कि बच्चा अच्छा वो करे, तरक्की करे, लेकिन एक होता है कि बच्चे की उसको समझदार बनाना, बच्चे की ग्रूमिंग करना, है ना, और उसके एक गाइड की तरह उसके साथ रहना। एक होता है अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के ऊपर थोपना। तो वहां वो चीज़ नज़र आ रही थी कि जैसे डंडे के जोर से छोटी उंगली को खींच करके बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। तो कई दृश्य इन्होंने देखे कि ये बताती हैं कि भाई मैं इनको पीटती ही रहती हूँ और गुस्सा करती रहती हूँ क्योंकि ये बात नहीं मानते हैं। फिर आगे इन्होंने थोड़ा दृश्य ऐसा देखा कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, है ना, मतलब 10 साल का बच्चा से 13-14 साल का हो गया है। तो अभी ये ऐसा दृश्य देखते हैं कि मैं कुछ भी कह रही हूं, अब ये बड़ा हो गया है तो मैं मार रही हूं तो मेरा हाथ भी रोक रहा है, लेकिन अब मैं मार नहीं पाती हूं इनको, तो गुस्सा बहुत करती हूं। लेकिन अब ये ना जैसे मेरे लड़के पत्थर की तरह हो गए हैं, मेरी किसी बात का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूं पढ़ लो, मैं कह रही हूं पढ़ लो, लेकिन पढ़ करके राजी नहीं है। मैं सामने से गुस्सा कर रही हूं और ये मतलब मेरे सामने सामने से एक ऐसे मुंह दिखा करके बाहर चला गया खेलने के लिए एक लड़का। फिर ये बताती हैं कि भाई चला गया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो मुझसे डरते बहुत ज़्यादा हैं, वो अवॉइड करते हैं मेरी प्रेजेंस में रहना। फिर ये बताती हैं कि भाई बच्चे 20 वर्ष की आयु के अंदर जो है मुझसे अलग हो गए थे। हमने इनसे पूछा कि ये कहाँ पर आप दिख रहे हो, कैसा है? तो इनको मतलब इन्होंने कहा कि कोई गांव है, भारत का ही कोई गांव है, लेकिन इनको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं हुई कहाँ का वो गांव था, कैसा था। फिर आगे चल करके इन्होंने देखा कि ये जब वही जो 70 वर्ष की आयु का इनका दृश्य था उसमें कुछ वर्ष और आगे बढ़ गए हैं। इनके जो पति है उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब जिस घर में ये रहते थे वहाँ पे ये अकेले वृद्ध अवस्था के अंदर बीमार पड़ी हुई हैं और बीमार पड़े हुए ये कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों को बहुत याद कर रही हूँ। और उन्हीं बच्चों को याद करते करते इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो अपने एक जो जीवन था इसमें तो इन्होंने इतना ही देखा, बस ये देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटती थी, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान थे, छोड़ करके चले गए, उनके पास मौका था। पति बूढ़ा था, पति ने 7 फेरे लिए थे, छोड़ नहीं सकता था, तो इसके अंदर मजबूरी के चलते पति जो है इनके साथ रहता था। तो इनके पति हैं जो इस लाइफ में इनके ससुर थे उनके रूप में उनको देखा। और फिर जो इनके बेटे थे, जो बड़ा बेटा है उसको उन्होंने अपने इस लाइफ के पति के रूप में देखा। जो पति हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर था ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी किया है, इनको बहुत ज़्यादा तंग किया है, तकलीफ दी है जब से शादी हुई थी, वो इनके पूर्व जीवन के इनके बड़े बेटे थे। इन्होंने ऐसा देखा। जो छोटा बेटा है, छोटे बेटे को इन्होंने देखा तो उसके अंदर इनको अपनी वो बेटी नजर आई, वो बेटी जिसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो कि आज इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिसकी सेवा में इनको जो है हर वक्त तत्पर रहना होता है, हर वक्त जो है उनको मतलब उसकी आवभगत करनी पड़ती है और इतने बूढ़े एज के अंदर भी अपनी हड्डियों को गलाना पड़ता है और उसके पूरे परिवार की सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि बेटी को भी बाइपोलर है। तो ये बेटी और इनके पति, जिन दोनों ने सबसे ज़्यादा दुख इनको इस जीवन के अंदर दिया, वो दोनों इनके पिछले जन्म के दोनों बेटे थे। वो दोनों बेटे
जिनको ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जिनके साथ ये मारपीट करती थी, और अपने गुस्से और मारपीट के बावजूद भी इनको ऐसा लगता था कि जैसे ये उनका भला ही सोच रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ की कहते हैं कि अगर अति होना तो अच्छा नहीं होता है। अगर आप चिंता भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप चिंता के चलते उनकी मारपीट कर रहे थे कि वो कुछ अच्छा बन जाएंगे, तो इतनी चिंता करना भी तो अच्छा नहीं है ना। चिंता भी तो अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन है। एक नेगेटिव इमोशन के चलते नेगेटिव काम अगर हम निरंतर किसी आत्मा के साथ करेंगे, तो भले ही वो अपने जीवन के अंदर तरक्की कर ले, आपको वो सुख फिर भी नहीं देगा। जैसे पूर्व जीवन में भी इनको देखने को मिला कि दोनों बेटे कामयाब तो हो गए, लेकिन इनको तो छोड़ करके चले गए ना, लग गए होंगे वो नौकरियों पे, नौकरी पे लगे तभी छोड़ करके गए थे, लेकिन इनको तो वो सुख नहीं मिला ना, है ना। तो और आपस में रिश्ता हमेशा खराब रहा, किस चीज़ के चलते? गुस्से के चलते, और ये पीछा पड़ने की जो आदत थी उसके चलते। तो ये तो दोस्तों पूर्व जन्म का एक जीवन था जो इन्होंने देखा। इसके बाद एक और जीवन में इनको हम लेकर के गए, जो कि इससे भी पीछे का कोई इनका एक जीवन था, जिसके अंदर इन्होंने देखा कि ये एक भारतीय पुरुष हैं जो कि लगभग 30 वर्ष की आयु का है, जिसने पैंट, कोट और टाई पहना हुआ है, और ये कोई बड़े मतलब अपने ज़माने के अंदर साउथ इंडिया में कहीं रहता है, और वहाँ पे कोई शहर बना है, उस शहर में जो है ये रहता है, एक अच्छा बड़ा घर है उसका। इस जीवन में इन्होंने देखा कि पहले तो इनको लगा कि भाई ये कोई बड़ी पोस्ट पे काम करने वाला कोई अधिकारी है, जो कि एक कपड़ा बनाने के बिजनेस के अंदर काम करते हैं, और कुछ ऐसा है कि उस ज़माने के अंदर जो कुछ मशीनीकरण हुआ है अभी ताज़ा ताज़ा, तो कुछ इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि लगी हुई है जिसमें काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा और खंगाला, इनको थोड़ा और पुश किया, तो इनको ऐसी स्मृति आई, इन्होंने जोर से एकदम बोला, कह रहे ये तो बेईमानी का बिजनेस है। हमने कहा बेईमानी का बिजनेस है? तो कहते हैं हाँ बेईमानी का बिजनेस है, ये चोरी करने का काम है, इसके अंदर कुछ इनको एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चोरी करते हैं, क्यों इन्होंने कहा कि बेईमानी का बिजनेस है, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। फिर आगे इन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, और जब इन्होंने वहाँ पे वर्करों को देखा तो इनको अचानक से स्मृति आई कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। और जो इनके वर्कर इनको नज़र आ रहे थे, इन्होंने कहा कि मेरा जो व्यवहार है, मुझे लगता है मेरे वर्कर्स के साथ अच्छा नहीं है, मेरे वर्कर्स को मैं हर वक्त डांटता रहता हूँ, वो काम कर भी रहे हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनको थोड़ा डरा करके रखना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर प्रेशर बना रहे अच्छा काम करने का। और इसी चीज़ के चलते ये बताते हैं कि एक 17 से 18 वर्ष की आयु का लड़का है जो कि मेरी आंख में खटकता रहता है, क्योंकि वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता जितना एफिशिएंटली एक 17 साल के लड़के को करना चाहिए। तो ये देखते हैं कि वो 17 साल के लड़के के पास गए हैं, वो पता नहीं कहीं पर खड़ा है, क्या कर रहा है, तो फैक्ट्री में है, उसको जा करके उसके ऊपर चिल्ला करके बोलते हैं कि तेरी माँ के कहने से मैंने तुझे यहाँ पर रखा है, अगर तूने ढंग से काम नहीं किया ना तो तुझे निकाल दूंगा, तमीज से काम कर ले। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि उस बच्चे को जो है थोड़ा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो जो बच्चा है वो इनसे थोड़ा डरता है, और वो सहम करके मतलब सर झुका के कह रहा है कि हाँ जी बाबूजी मैं करता हूँ काम, मैं कर दूंगा। वो करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी उससे जो इच्छाएं हैं, जो मेरी आकांक्षाएं हैं, उसके ऊपर वो जो है खरा नहीं उतर पा रहा है। लेकिन पता नहीं क्या कोई बात है, कोई जानकर किसी लेडी के बोलने पे रखा हुआ है, तो निकाल भी नहीं सकता, अब निकाल भी नहीं सकता और रखा भी नहीं जा रहा। इस चीज के द्वंद्व के बीच में उस बच्चे की जो है चटनी बन रही है। वो बच्चा भी नौकरी छोड़ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, और दिन रात जो है ये उस बच्चे को वहां पर जो है गालियां देते रहते हैं, उसको डराते धमकाते रहते हैं। फिर इन्होंने आगे एक दृश्य देखा कि भाई मेरा इस फैक्ट्री के अंदर एक पार्टनर भी है, और जो पार्टनर है उससे इन्होंने देखा कि उससे इनका किसी प्रकार का कोई झगड़ा चल रहा है। हमने पूछा कि क्या झगड़ा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पार्टनर ने, इन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया है, उसने तो पूरी फैक्ट्री को हड़प लिया है। तो हमने कहा कि फैक्ट्री को कैसे हड़प लिया है, तो इन्होंने देखा कि उससे बात कर रहे हैं कि
इसमें देखते हैं कि भी मैं अपना जो मेरा पार्टनर है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूं, तो मेरा पार्टनर कहता है कि भाई तुझे ये गुस्सा करने के अलावा और कुछ आता है क्या? सारा काम तो मैंने किया है, सारे बिजनेस को तो मैंने खड़ा किया है, तू यहां खड़ा होकर के सबको गुस्सा ही करता रहता है। तो तेरे यहाँ पे होने से अगर हम साथ भी हैं तो हमारा नुकसान ही है। तो कुछ ऐसा उसने किया कि उसने साझेदारी जो है इनके साथ तोड़ दी है और ऑलमोस्ट पूरी फैक्ट्री को उसने अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। इनको कोई छोटा मोटा अमाउंट पकड़ा करके इनको अलग कर दिया गया है। तो ये ऐसा देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे कोर्ट के अंदर देख लूंगा, तो इनका पार्टनर को कह रहा है कि भाई तूने कोर्ट में देखना हो तू देख लियो, जो करना है कर लियो, लेकिन ये बिजनेस मेरा खड़ा किया हुआ है, तेरा इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर तूने कुछ काम किया है तो इसको नीचे ले जाने का ही काम किया है, लेबर को भगाने का ही काम किया है। अब दोस्तों यहां तक आते आते जो है इन्होंने कुछ इस प्रकार से देख लिया था कि जो पार्टनर इनको धोखा दे रहा था उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनके इस जीवन के अंदर वे इनके जो पति हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो पति जो एक जीवन में इनके बेटे भी रह चुके हैं, बेटे रह चुके हैं तब बहुत मारपीट करते थे उनके साथ, और फिर ये पार्टनर था तो पार्टनर को शायद कुछ नुकसान हो रहा था या आपस में इनके अंडर करंट्स थे, क्लैशेस थे, जिसके चलते इनके बल्कि जो पार्टनर था उसने इनकी पूरी फैक्ट्री को हड़प लिया। इसी के साथ साथ वो जो 17-18 वर्ष की आयु का एक लड़का इनके ऑफिस में काम करता था, इनकी फैक्ट्री के अंदर काम करता था, जब उसको इन्होंने देखा जिसको ये सबसे ज़्यादा डांटते थे, तो उसको इन्होंने अपनी बेटी के रूप में देखा। वही बेटी जिसको भी आज के डेट में बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है आज के जीवन में, है ना। बिल्कुल वो मेनियक्स की तरह ट्रीट करती हैं, चीज़ें फेंक करके मारती हैं, चाहती हैं कि ये उनके लिए नौकरानी की तरह काम करे। तो दोस्तों ये दो जीवन इन्होंने देखे थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये माता जी का पीएलआर करते करते अभी 3-1 घंटे हो चुके थे, तो पीएलआर की भी एक लिमिट होती है कि कितने घंटों तक आप किसी व्यक्ति को ट्रांस में रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने सोचा कि भाई चलो अभी और पीछे जीवन में न जा करके इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर के जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है। तो फिर कुछ हमने किया कि ठीक है, यहाँ पर इस दृश्य को ख़त्म कर दिया और फिर इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास हम लेकर के गए। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड से जब पूछा कि हे पुण्य आत्मा, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई चलो इस जीवन में ये लोग दुख दे रहे हैं, फिर पिछले में मैंने दिया, फिर उससे पिछले में कुछ मैंने भी दिया, कुछ उन्होंने भी मेरे साथ धोखा दिया, तो ये क्या है। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि बच्चे पिछले 5 जन्मों से, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पिछले 5 जन्मों से तुम्हारा सबका हिसाब किताब आपस में बंधा हुआ है और तुम्हारे गुस्से के चलते तुम्हारे हर जीवन के अंदर ये हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन में अपने इसी गुस्सैल व्यवहार के चलते, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने हर जीवन के अंदर इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है और उस दुख के चलते ये आत्माएं अब अपना बदला तुमसे लेना चाहती हैं और इसीलिए एक प्रकार से तुम्हारे पूरी तरह से पीछे पड़ गई हैं। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको इन आत्माओं से आत्मिक रूप से ज़्यादा क्षमा मांगने के लिए कहा। उन्होंने इनको एडवाइस किया कि तुम अपने दुख के बारे में अभी नहीं सोचो, तुम्हें इन आत्माओं का जो कर्जा है वो चुकाना तो पड़ेगा। तो तुम स्थूल रीति उस कर्जे को तो चुका ही रही हो, लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म में भी तुम इस कर्जे को चुकाओ, इन आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना भेजो और कुछ ऐसा करो कि जिससे अब की बार तुम्हारा जो हिसाब किताब है वो और आगे न जाए और तुम अपने इस जीवन के अंदर इस हिसाब किताब को ख़त्म कर करके आगे बढ़ो। तो दोस्तों इसी के साथ फिर जो है इसके बाद इनको नीचे ले आए थे हम और फिर माता जी को हमने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए कि किस प्रकार से इनको योग करना चाहिए, किस प्रकार का मेडिटेशन इनको करना चाहिए, किस प्रकार से इन आत्माओं को सूक्ष्म लेवल पे कैसे उनसे अपना हिसाब किताब ख़त्म करना चाहिए। एक छोटा सा इनिशिएटिव भी आजकल चल रहा है जिसके अंदर बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे भाई बहन जो है जुड़ जाते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं और उसके माध्यम से जितनी भी आत्माओं से हिसाब किताब है वो हिसाब किताब को
ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। अगले 20-21 दिनों तक ये इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। तो हमने माता जी को रेकमेंड किया था कि इसके अंदर भी आप जो है जुड़िएगा और आपके हिसाब किताब आपको जल्द ख़त्म करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। दोस्तों, एक प्रश्न मन में उठता है और हमें लगता है कि इस वीडियो से आपके मन में भी उठेगा कि जो इनकी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो कैसे ठीक होगा। दोस्तों, इन माताजी के पुरुषार्थ करने से इनकी बेटी का डिसऑर्डर ठीक नहीं हो सकता है। जो उनको डिसऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं उस आत्मा का अपना भी कोई बुरा कर्म है जो उसके अंदर शामिल है। या जैसे इनके पति हैं, इनको परेशान किया तो ऐसी आत्माएं खुद भी परेशान रहती हैं, तो उनके अपने भी कर्म हैं। तो अपने स्तर पर वो क्या झेल रहे हैं वो हिसाब किताब उनका अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो जब वो अपने लेवल पे अपने कर्मों को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इन माताजी के पुरुषार्थ करने से एक ऐसी परिस्थिति अपने आप जीवन में इनके जन्म लेगी कि इनकी जो बेटी है वो इनको तंग करना छोड़ देगी, इनका पीछा जो है एक प्रकार से छोड़ देगी। ये थोड़े रिलीफ हो जाएंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। शायद उस बेटी की केयर करने वाला कोई और आ जाए। क्या होगा तो वो पता नहीं है, वो तो देखिए आगे क्या होता है जब ये पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन इनको इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी अगर ये अपना हिसाब किताब अपनी बेटी से आत्मिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे अगर ख़त्म कर लेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम ऐसे आशा करते हैं कि आपको ये केस बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, केस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो में कमेंट करके हमें बताओ कि आज की पास्ट लाइफ की स्टोरी से आपने क्या सीखा। और हमारे सेशंस के रेगुलर अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।